गुड मॉर्निंग फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए आईसीआई के मॉड्यूल से अकाउंटिंग पेपर पढ़ रहे हैं, आपका सीए फाउंडेशन का। इसमें हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, हमने पेज नंबर 40 तक समझ लिया था। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न मतलब हमेशा आप ये अज्यूम करेंगे अपना बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे कि मेरा बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। हर कोई आदमी यही सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे टाटा कंपनी को आप देखते हैं, कई 100 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं उस कंपनी को, और आज भी वो चल रही है और आगे भी अच्छा ही चलेगी। हर कोई यही प्रे करता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, आप प्रोविज़न बना के चलते हैं। एक होता है प्रोविज़न वर्ड, जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे बेसिक वर्ड पर यहाँ पे भी समझ लें, और एक होता है रिजर्व वर्ड। प्रोविज़न हमेशा सर्टेन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। आपको पता है कि एक खर्चा मुझे देना पड़ सकता है, पर आप उसके अमाउंट को लेके इतने श्योर नहीं हैं। आपको पता नहीं है, ये तो पता है कि देना होगा पर आप श्योर नहीं हैं। जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाते हैं, आप टैक्स पे करना है, पे तो करना ही पड़ेगा टैक्स अगर प्रॉफिट हो रहा है, पर एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब आपका ईयर एंड हो जाएगा और आप सही तरह से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। पर हाँ, आप ये तो समझ रहे कि प्रॉफिट तो हमें हो रहा है, पर कितना हो रहा है वो बाद में पता चलेगा। उसके लिए आप पहले से ही टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। आपने डेटर्स को उधार सामान बेचा, डाउटफुल डेट, ठीक है, और उसमें से हो सकता है कि आप अनुमान लगाएं कि 2% डूब जाए या 1% डूब जाए, तो हम पहले से ही प्रोविज़न बना के चलते हैं, या तो नॉन लायबिलिटी के लिए या नॉन लॉसेस के लिए जो हो सकते हैं। हाँ, आप अमाउंट को लेके इतने श्योर नहीं हैं, इसीलिए प्रोविज़न बोला जाता है। जबकि रिजर्व क्या होता है, ये अनसर्टेन चीज़ों के लिए बनता है, अनसर्टेन। जैसे कंटिंजेंसी रिजर्व आपने सुना होगा कि अचानक कोई काम पड़ जाए तो हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, कंटिंजेंसी रिजर्व। घर में भी मम्मी आपकी जो होती हैं जनरली वो कुछ पैसे बचा के चलती हैं। सारे पैसे आप बैंक में नहीं जमा कराते, कुछ घर में भी आप कैश रखते हैं कि अचानक कोई काम पड़ जाए तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। तो प्रोविज़न हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए, नॉन एक्सपेंसेस के लिए बनते हैं जो आप फ्यूचर में पे करेंगे। रिजर्व हमेशा अननोन लायबिलिटी के लिए, अनसर्टेन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। तो आप ये बना के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपका बिजनेस चलेगा। ये थोड़ी मान के आप बना रहे हैं कि कल ही बंद हो जाएगा। जब कल ही बंद हो जाएगा तो फिर इन दोनों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी। जैसे कोई किसी के फादर हैं, उन्हें पता है कि मुझे जब बेटा 16 ईयर का हो जाएगा या 17 ईयर का हो जाएगा, जब वो कॉलेज में आएगा तो मुझे उसके पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे, उसकी एजुकेशन महंगी हो जाएगी आफ्टर 12। या तो इंजीनियरिंग करानी होगी या मेडिकल में अगर जाना चाहे मेडिकल, या सीए वॉटेवर जो भी कोर्स आप कराना चाहते हैं। तो फादर बचपन से स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ पैसे जोड़ के चलते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके चले, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करके चले, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके चले। हर कोई यही मान के चलता है कि वो लॉन्ग टाइम तक उस बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा, और फादर भी ये मान के चल रहे हैं कि वो हमेशा उस बच्चे की जब तक एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी उसको वो पैसा देंगे। ऐसा थोड़ी वो ये सोचता है कोई फादर की कल ही उसकी डेथ हो जाएगी। वो ये सोच के चलता है कि जब तक उसकी लाइफ है वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देके जाए। तो सेम बिजनेस में भी ये आप सोचते हैं कि बिज़नेस अनंत काल तक चलता रहेगा, एंडलेस चलता रहेगा। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बिजनेस बंद भी होते हैं, पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जो भी बिजनेस में करते हैं ऑपरेशन, वो ये अज्यूम करके करिए कि निरंतर चलता रहेगा आपका बिजनेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट की बात हो रही है। आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन, वो इस अजम्पशन के बेस पे बनाए जाते हैं दैट एंटरप्राइजेज गोइंग कंसर्न, की जो एंटरप्राइजेज है, जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा, एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन, वो हमेशा चालू रहेगा फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, अनंत काल तक, अनंत भविष्य तक, यानी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। Hence therefore it is assumed that, आप ये कह सकते हैं that the enterprises has neither the intention, ना तो enterprises की इच्छा है, नॉट द नीड, कोई आवश्यकता है, टू लिक्विडेट मतलब बंद होने की, और कर्टेन मटेरियली द स्केल, मटेरियल मतलब बहुत ज़्यादा रिडक्शन करने की, घटाने की स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। यानी अगर हम अभी आप 10 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं तो आप ये मानेंगे कि हम 15 की सेल करेंगे, ये थोड़ी मानेंगे आप कर्टेल घटाएंगे कि 8 लाख की सेल होगी। हमेशा ग्रोइंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हम ग्रो ही करते रहेंगे, चलते रहेंगे। इफ सच एंड
इफ़ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, मान लीजिए अगर आप ये इंटेंशन रखते हैं कि हमें बिजनेस बंद करना है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे हैव टू प्रिपेयर ऑन अ डिफरेंट बेसिस, तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, फिर हम कोई प्रोविजन रिजर्व बनाते नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता, कोई अनर्ड नहीं होता, क्योंकि आप बिजनेस कल ही बंद कर रहे हैं, कुछ महीनों बाद बंद कर रहे हैं, तो आपको सारी एसेट और लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता, तो उनके बनाने की अप्रोच ही बदल जाती। एंड इफ सो द बेसिस यूज नीड टू बी डिस्कस, फिर हमें बताना पड़ता है कि किस बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं। पर 99% कभी ऐसा होगा ही नहीं, हर कोई यही मान के चलता है कि उसका बिजनेस अनंत काल तक चलेगा। द वैल्यूएशन ऑफ असेट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस अजम्पशन, जो बिजनेस की असेट की वैल्यूएशन की जाती है वो इसी अजम्पशन पे की जाती है। ट्रेडिशनली अकाउंटेंट फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, हिस्टोरिकल कॉस्ट आप समझते ही हैं, हम उसी वैल्यू पे असेट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में जिस वैल्यू पे हमने खरीदी होती है। जैसे आपने कोई लैंड परचेज की 5 ईयर अगो 10 करोड़ की, ये 5 ईयर पहले की बात है, आज इस लैंड की वैल्यू सपोज 15 करोड़ हो गई, तो बैलेंस शीट में आप 15 करोड़ दिखाएंगे नहीं। आप पढ़ चुके हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस वैल्यू पे आपने वो असेट खरीदी उसी वैल्यू पे शो होंगे, ऑल्दो अगर एक रिवैल्यूशन नहीं होता है तब तक। अगर आप किसी असेट का रिवैल्यूशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो फिर आप रिवैल्यूड प्राइस पे दिखाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे उस असेट को, पर जब तक रिवैल्यूशन नहीं होता है उस असेट का, आप उस असेट को हमेशा कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। सपोज मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन फॉर हिज बिजनेस, आपने एक मशीन खरीदी बिजनेस के लिए, पेइंग ₹5 लाख, आप 5 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, आउट ऑफ ₹7 लाख इन्वेस्टेड बाय हिम, यानी 7 लाख की कैपिटल लगाई थी। आप पढ़ चुके हैं ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, ऑनर अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो बिजनेसमैन जो पैसा दे रहा है बिजनेस पे वो कैपिटल होती है और वो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी ट्रीट की जाती है, इसलिए कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड आती है, क्योंकि बिजनेस को पैसा लौटाना होगा ऑनर को। ही ऑल्सो, और 5 लाख की आपने मशीन खरीदी तो मशीन असेट होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही ऑल्सो पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंटिंग ₹70,000, यानी उस मशीन 5 लाख की है, उस मशीन को लाने का जो खर्चा हुआ और लगाने का, इंस्टॉलेशन होता है एस्टेब्लिश करने का, लगाने का जो खर्चा हुआ वो 70,000 हुआ। तो आप 11 से पढ़ रहे हैं, वापस भी पढ़ेंगे इस बुक में कि किसी एसेट को खरीदने पे कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं बिफोर यूटिलाइजेशन, उस एसेट को काम में लेने से पहले उस एसेट पे कोई खर्चा करते हैं आप, उस एसेट को काम में लाने योग्य बनाने के लिए कोई भी एक्सपेंस करते हैं, तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता, वो उस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो खर्चा उस एसेट से रिलेटेड है। तो 5 लाख की मशीन हो गई, 70,000 के एक्सपेंसेस हो गए, तो 5,70,000 की मानी जाएगी एसेट। जैसे आपने सेकंड हैंड मशीन खरीदी सपोज 2 लाख की, उसे चालू करवाने में आपने 50,000 का खर्चा किया ताकि वो मशीन आप सही कंडीशन में चल सके, तो फिर आप उसे यूज़ करेंगे, तो वो 50,000 रुपये का जो खर्चा किया उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं, वैसे आप पढ़ेंगे आगे, पर आप और कई बच्चे पढ़ भी चुके हैं, हो सकता है कोई नॉन कॉमर्स भी देख रहा हो ये वीडियो तो समझ लें। एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और एक होते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। पूंजीगत खर्चे, कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं, और रेवेन्यू मतलब इसको हिंदी में जो डे टू डे के खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के, उनकी बात की जा रही है। तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस जो होते हैं ये डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, आयगत खर्चे बोलते हैं, आयगत हिंदी में इनको। रेवेन्यू नेचर के जो डे टू डे के खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे लाइट पानी के बिल, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, मेंटेनेंस का खर्चा, साफ सफाई के बिल एटसेट्रा, और इनका बेनिफिट तो सेम ईयर में मिल जाता है आपको, तो ये सेम ईयर में ही पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं डेबिट में। ये एक्सपेंस मानते हुए सेम ईयर में आप इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, ये किसी असेट की वैल्यू में ऐड नहीं होते। पर ऐसा कोई भी खर्चा जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या किसी असेट पर किया गया है वो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, उस असेट की कैपेसिटी बढ़ जाए, या नई असेट कोई खरीद रहे हैं, कोई खर्चा आप कर रहे हो उस असेट पे काम में लेने से पहले, तो वो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं और वो असेट की वैल्यू में ऐड होते हैं, या वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस होता है जो डे टू डे की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ऐसे खर्चे को आप रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस बोलते हैं, लाइट पानी के बिल, एम्प्लॉय की सैलरी एक्सेट्रा, और ये सेम ईयर में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, सेम ईयर में इन्हें इनकम में से घटा के प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। जबकि कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने कोई खर्चा किया, कोई एसेट खरीदी है, या किसी एसेट को काम में लेने के लिए आपने उस पर कोई खर्चा किया है, या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कोई खर्चा किया है,
तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है और वो उस असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, उसे आप पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इन असेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम इस असेट की वैल्यू को पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं। डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो इसी गोइंग कंसर्न के बेस पे लगाया जाता है। जैसे कोई आपसे बोल रहा है कि आपने कोई 10 लाख की मशीन खरीदी है और ये 5 साल तक चल जाएगी, तो ये खर्चा 5 साल का हुआ, डिवाइड लगाएंगे, 5 साल के लिए 10 लाख खर्चा किया तो हर साल के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो ये जब आप इस साल का एक्सपेंस बुक करेंगे तो 2 लाख ही दिखाएंगे और बाकी 8 लाख आप असेट में दिखाएंगे। 8 लाख ही रह जाएगी मशीन ईयर के एंड में। स्टार्टिंग में 10 लाख की थी, हर साल 2-2 लाख रुपए का आप वैल्यू घटाते जाएंगे और जो घटाएंगे इसको क्या नाम देते हैं अपन, डेप्रिसिएशन। किसी असेट को यूज़ करने से या टाइम स्पेंड होने से उस असेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं और ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी 8 लाख बैलेंस शीट में आएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप सेम ऐसे होगा, 2 लाख वापस पीएनएल में जाएंगे, 6 लाख बच जाएंगे और धीरे धीरे करके एसेट अपने आप राइट ऑफ हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इसी के आधार पर आप जो वैल्यू होती है असेट की वो एक साथ पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसे डेप्रिसिएशन के नाम से धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। If he is still willing to continue the business, अगर आप ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं मिस्टर एक्स, हिज फाइनेंशियल पोजीशन विल बी, क्या होगी फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक होती है असेट साइड, एक होती है लायबिलिटी से। लायबिलिटीज कैपिटल आप पढ़ चुके हैं, जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, चाहे कैश में लगाता है काइंड में लगाता है, उसका टोटल कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल ने 7 लाख लगाए थे, मशीन 5 लाख की थी, पर 70,000 आपने उस पर इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस किया, यूज़ में लेने से पहले का जो खर्चा है वो असेट की वैल्यू में ही जुड़ेगा। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हुआ, 570 हो गई। कैश आपके पास 5 देखिए 7 लाख कैश था, 570 तो मशीन खरीदने में बच हो गया खर्च, तो कैश कितना रह गया 130 एसेट है, टोटल बराबर हो गया। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री सिस्टम है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होना चाहिए, जितनी एसेट है उतनी लायबिलिटी होनी चाहिए, ये टोटल मैच हो गया। Now, if you decide to back out and desire to sell the machine, अब आप मशीन को बेचना चाह रहे हैं, it may fetch मतलब बिक सकती है, सेलिंग प्राइस, it may sell more than or less than 570, बिल्कुल या तो मशीन 570 से ज़्यादा की बिकेगी या कम की बिकेगी। 99% चांसेस तो कम के ही हैं, क्योंकि जैसे आप शोरूम से खरीद के लाते हैं कोई मशीन, अब मान लीजिए आपने कोई फ्रिज खरीदा, शोरूम में जाके 1 लाख का फ्रिज खरीदा, आप बाहर आए, आपने डिलीवर वैन पे चढ़ाया, पर बाद में आपका मूड बदल गया, नहीं ये फ्रिज सही नहीं है, अपन दूसरा फ्रिज लेंगे। तो पहली बात तो वो फ्रिज जो आपने 1 लाख का खरीदा, क्या वो 1 लाख का बिक जाएगा? नहीं। अगर 1 लाख का ही लेना होगा सामने वाले कस्टमर को तो शोरूम पे जाएगा ना। हमेशा मशीन की जो वैल्यू है, असेट की जो वैल्यू खरीदते ही नेक्स्ट डे से गिरने लग जाती है, क्योंकि अगर उस किसी बंदे को परचेज ही करना है तो वो शोरूम में जाके खरीदेगा, फिर आपसे क्यों लेगा, बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। सो हिज फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी डिफरेंट इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज टेकन, जब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इन द शॉर्ट रन इज इग्नोर, तो आप शॉर्ट रन में इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते हैं, जब हम बेचेंगे उस असेट को तभी तो देखेंगे कि फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। द कॉन्सेप्ट इंडिकेट, ये कॉन्सेप्ट बताता है दैट असेट आर कैप्ट फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर, असेट आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, नॉट फॉर इमीडिएट सेल। अभी थोड़ी बेचोगे आप, वो तो फ्यूचर में आप बेचोगे तब जाके पता चलेगा मशीन कितने में बिकती है, और वो आपको हर साल आपके बिजनेस में मदद करेगी ग्रो करने में। करंट चेंज इन द असेट वैल्यू इज नॉट रियलाइजेबल, जो करंट चेंज हुआ किसी असेट की वैल्यू में घटा या बढ़ा, उसे हम नहीं रियलाइजेबल नहीं होता, वसूल थोड़ी होगा। अगर मान लो कोई कहता है मशीन 6 महीने बाद आपसे कि ये मशीन अब मार्केट में है ना 7 लाख की हो गई, तो आप कहोगे अच्छा है तो अच्छी बात है, 570 की थी 7 लाख की हो गई तो हमें 130 का प्रॉफिट हुआ। गलत, वो रियलाइज़ नहीं हुआ ना, बेचा थोड़ी, वो तो मन से अज्यूम कर रहे हैं। इंडिया में बहुत करते हैं लोग, घर को भी अपने, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं, आपने सपोज 10 साल पहले खरीदा था वो घर, ठीक है, उस टाइम वो 20 लाख का था, आज वही घर 60 लाख का हो गया, तो आप कहते हैं अरे वाह अपना मकान तो 60 लाख का हो गया। पर भाई अरे 60 लाख का हो तो गया, पर क्या मिलेंगे क्या तुम्हें 60 लाख जो आप इतना अज्यूम कर रहे हैं प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट तभी माना जाएगा जब वो रियलाइज़ होगा, जब आप सच में मकान बेचेंगे और 20 का मकान 60 में आपने बेचा तो कहा जाएगा 40 का प्रॉफिट हुआ, अदरवाइज वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। सो इट शुड नॉट बी काउंटेड, इससे उसे काउंट भी नहीं करेंगे। इसको और समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ा सा जो मॉड्यूल में होती हैं चीज़ें वो तो मॉड्यूल से पढ़ ही लेते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको बताना होता है तो हम बुक्स कॉपी में नोट्स बना के रीड कर लेते हैं। बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जब भी आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन की बात करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पे जो असेट आपने परचेज़ की है, जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है।
इज़ यूज फॉर मेजरिंग और वैल्यूइंग फिक्स एसेट। आप इसी को यूज़ करते हैं। आप एसेट की वैल्यू, जैसे आपने 5 साल पहले कोई ज़मीन खरीदी 5 करोड़ की थी, तो आज भी बैलेंस शीट में 5 करोड़ की आप दिखाएंगे। ये थोड़ी कि आज 8 करोड़ की हो गई तो 8 करोड़ लिख देंगे आप, ठीक है। इफ़ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन बिकम इनएप्रोप्रिएट, अगर आप इस अजम्पशन को गलत बोलते हैं, सही नहीं बोलते हैं, दैट इज इफ द एंटरप्राइजेस कैन नॉट बी टेकन एज ए गोइंग कंसर्न, आप अपने बिजनेस को चालू नहीं रखना चाहते हैं, देन असेट शुड बी वैल्यूड एट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर तो आपको 8 करोड़ में दिखाना होगा, क्योंकि जब आप बिजनेस ही चालू नहीं रखना चाहते तो आज आप असेट बेचेंगे तो आपको बताना होगा कि 5 साल पहले तो 5 करोड़ की थी पर आज 8 करोड़ की हो गई, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना होगा। दैट इज इफ बिजनेस इज टू बी क्लोज, अगर आप बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, देन द असेट मस्ट बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू एंड नॉट एट कॉस्ट। इसलिए जब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं, तो आप कॉस्ट पे नहीं दिखाते, फिर तो आपको असेट बेचनी ही है, फिर आप उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिखाते हैं जो बेचने पे पैसे मिल जाएंगे। So as per this concept we record fixed asset at their original concept। पर अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो जो असेट है, फिक्स असेट जो है, उन्हें हमेशा कॉस्ट पे ही दिखाना होता है। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज बताया था, डेप्रिसिएशन लगता है इन असेट पे विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाती, क्योंकि हम बेचने थोड़ी जा रहे हैं। मार्केट वैल्यू तभी देखी जाएगी जब आप उस असेट को सच में बेचेंगे और वो पैसा रियलाइज्ड होगा। अगर आप बेच ही नहीं रहे हैं, मन से अज्यूम कर रहे हैं, उस अमाउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली, आप इसे अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल विद सम एग्जाम्पल वी मे हैव कम अक्रॉस इन रियल लाइफ। हम रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। रिसेंटली ड्यूरिंग पैंडमिक, जब पैंडमिक आया था, कोविड-19 आया था, मैनी बिजनेसेस वर शटिंग डाउन। बहुत सारे बिजनेस बंद हुए थे ड्यू टू हैवी लॉसेस, क्योंकि डिमांड नहीं हो रही थी, बिजनेस बंद थे, सब घर में बंद थे, तो कई बिजनेस शट डाउन हुए थे, बंद हुए थे। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीज एंटिटी डज नॉट रिवील द फैक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ड्यू टू लॉसेस, अगर मान लीजिए आप जब पीएन अकाउंट बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे, तो आपको अपने स्टेक होल्डर को बताना होता है कि आप अपना बिजनेस क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया। तो आप उन्हें बताएंगे ना कि कोविड आ गया, हमारे ऑर्डर कैंसिल हो गए, हमारी सेल नहीं हो पाई, इससे हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। अगर आप बताएंगे नहीं, इफ़ द एंटिटीज डज नॉट रिवील द फैक्ट, अगर आप छुपाएंगे बातें अपने ऑनर से, वाइंडिंग अप की क्यों कर रहे हैं, इट विल मिसलीड द स्टेक होल्डर, आप गलत सूचना देंगे, मिसलीड करेंगे अपने ऑनर्स को। एंड द सडन न्यूज़ ऑफ द बिजनेस शटिंग डाउन वुड बी सेटबैक टू दोज स्टेक होल्डर, और एकदम अचानक मार्केट में न्यूज़ जाएगी कि ये स्टेक होल्डर ने का जो शटिंग बिजनेस है शट डाउन हो गया, उनके लिए गुडविल खराब होगी उनकी मार्केट में, क्योंकि ऑनर को सही सही बताना चाहिए कि उसने क्यों रीज़न से बिजनेस बंद किया। आप बताएंगे कि कोविड आ गया इसलिए मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था, ताकि मार्केट में आपकी रेपो खराब ना हो। Therefore, entity need to assess at the time of preparation financial statement। तो जब भी entities अपनी financial statement बना रही होती हैं, whether they are likely to continue to operate their business, उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी। इफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन अंडर क्वेश्चन, अगर आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे क्वेश्चन उठा देंगे, द सेम इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर, तो आपको अपने स्टेक होल्डर को बताना होगा कि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हम अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, और क्यों बंद करना चाहते हैं, रीज़न भी बताना होगा। और आप जब अपनी एसेट दिखाएंगे फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे। बहुत ईजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलती है, हर आदमी यही मानता है, हर बिजनेसमैन यही मान के बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसी बेसिस पे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, और उस ताकि और अगर वो इससे डेविएट होता है, अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके अपने स्टेक होल्डर को बताना होता है कि आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर आप अपनी एसेट को जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाते हैं। और जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे ही लगाया जाता है। आप धीरे धीरे करके ही एसेट की वैल्यू को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको दे रही है। नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो नाम से पता चल रहा है कि आप जब कोई एसेट खरीदते हैं, बिजनेस में परचेज करते हैं कोई चीज़, तो वो कॉस्ट पे ही शो करेंगे। आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कोई एसेट वापस बताता हूँ, सेम एग्जांपल, कोई ज़मीन आपने 10 साल पहले 5 करोड़ की खरीदी थी, और आज 10 साल बाद इस ज़मीन की वैल्यू हो गई 20 करोड़। तो क्या हम बैलेंस शीट में 20 करोड़ दिखाएंगे, 5 करोड़ नहीं, आप 5 करोड़ ही दिखाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे एसेट को, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट वैल्यू आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब आप उस एसेट को बेचने जाएंगे, जब उस लैंड को एक्चुअल में आप सेल करेंगे।
बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन असेट इज टू बी डिटरमाइन, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे किसी असेट की वैल्यू डिटरमाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट को पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। इन अदर वर्ड एक्विजिशन कॉस्ट, जो आपने खरीदने पे खर्चा किया है, उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट आप बोलते हैं। ऑल्दो देयर आर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, बहुत सारे मेजरमेंट करने के तरीके भी होते हैं। अकाउंटेंट ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंट इसी कॉन्सेप्ट को चूज करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ताकि उनका मोटिव पूरा हो जाए। व्हेन अ मशीन इज एक्वायर्ड बाय पेइंग ₹5 लाख, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी 5 लाख रुपए देकर, फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ मशीन इज टेकन ₹5 लाख। तो अगर आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो मशीन 5 लाख की हो गई। इट इज़ हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायस, ये बिल्कुल सही है भाई, सही प्राइस पे तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ फ्री फ्रॉम ऑल बायस, कोई बायस मतलब किसी चीज़ के लिए पहले से अज्यूम करना कि गलत चीज़ है, तो हम बायस तो नहीं है, सही वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। बायस होता है ना किसी आदमी के लिए बायस हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप उस आदमी को जान नहीं लो, आप उसके बारे में पहले से अगर मान लो कि वो खराब है, तो फिर आप खराब ही सोचोगे। अदर मेजरमेंट बेसिस आर नॉट सो ऑब्जेक्टिव। करंट कॉस्ट ऑफ एन असेट इज नॉट इजीली डिटर्मिनेबल। आज इस असेट की मार्केट में क्या प्राइस है, पहली बात तो इसे निकालना ही बहुत मुश्किल है। आप कोई आदमी बोलेगा हो सकता है ये असेट 4.5 लाख की हो, कोई बोलेगा 525 की हो गई, कोई बोलेगा 3 लाख की रह गई। तो करंट कॉस्ट पता करना बहुत मुश्किल होता है, इससे हम सारी असेट को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा है। इफ असेट इज परचेज ऑन 1 जनवरी 1995 को आपने एक असेट खरीदी थी एंड सच मॉडल इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, और वो असेट का जो मॉडल है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन विच मॉडल इज अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट टू द एग्जिस्टिंग वन। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि उस मशीन की क्या वैल्यू रह गई, क्योंकि वो मॉडल मिलता ही नहीं मार्केट में। जैसे मारुति 800 कार है, बहुत पहले बनती थी, तो अब वैसा मॉडल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप कैसे निकालोगे उसकी कॉस्ट, करंट कॉस्ट। सिमिलरली अनलेस द मशीन इज एक्चुअली सोल्ड, जब तक कि आप मशीन एक्चुअल में नहीं बेच सकती, रियलाइजेबल वैल्यू विल गिवन ओनली अ हाइपोथेटिकल फिगर। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू है, जैसे आप कह रहे हो मशीन 4 लाख की बिक जाएगी, तो रियलाइजेबल वैल्यू 4 लाख है, जो रियलाइज होगी बेचने पे जो पैसा मिलेगा, पर ये हाइपोथेटिकल फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है ना, ये मिला थोड़ी, आप तो अज्यूम कर रहे हो कि मशीन 4 में बिक जाएगी। लास्टली प्रेजेंट वैल्यू बेस इज हाईली सब्जेक्टिव, और प्रेजेंट वैल्यू जो आप लेना चाह रहे हैं ये गलत हो जाएगा, बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ असेट वन हैज़ टू चेज द अनसर्टेन फ्यूचर। अगर आप पता करना चाह रहे हो कि असेट हम की आज क्या वैल्यू है प्रेजेंट में, तो अनसर्टेन फ्यूचर, आपको क्या पता वो असेट 4 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 6 साल चलेगी, तो हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता कर, फ्यूचर वैल्यू नहीं पता कर सकते प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे, और हम हाइपोथेटिकल फिगर यूज़ नहीं कर सकते। हम जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो उस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते असेट को, क्योंकि आप बेच नहीं रहे, तो हमेशा असेट को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था कि जो फ्यूचर मनी होती है उसे प्रेजेंट में जो आप कन्वर्ट करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट मनी कॉन्सेप्ट होता है। However, the cost concept create a lot of distortion to as outlined below, पर इससे बहुत सारा confusion create होता है अगर आप cost approach को follow करते हैं। क्या confusion होता है देखिए, इन एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन तो समझते हैं महंगाई, कोई महंगाई की सिचुएशन है, व्हेन प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ गो अप, महंगी हो रही है, सारी कमोडिटीज़ महंगी हो रही है। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी है, क्या होती है महंगाई की स्थिति, मुद्रास्फीति बोलते हैं इन्फ्लेशन को हिंदी में। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती है, पर जो परचेजिंग पावर है मनी की वो गिरती है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू तो बढ़ती है, गुड्स और सर्विस महंगी हो जाती है मार्केट में, पर जो रुपए की परचेजिंग पावर है वो गिरती है। यानी जब आज 100 रुपये में जितनी चीज़ें आ सकती हैं, आज से कुछ साल बाद 100 रुपये में उतनी चीज़ें नहीं आएंगी। ये होती है इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता गिर जाना, यानी सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ लैंड परचेज ऑन 1 जनवरी 1995 को आपने एक ज़मीन का टुकड़ा परचेज़ किया 2000 रुपये में केवल। देखिए उस टाइम 2000 ही बहुत होते थे। नाउ मे कॉस्ट 1 लाख, और आज वो ज़मीन का टुकड़ा 2022 में 1 लाख रुपए का हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। सो इफ़ द अकाउंटेंट मेक वैल्यूएशन ऑफ असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, पर आपने अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट में पढ़ा तो आप इस ज़मीन के टुकड़े को 2000 रुपये दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में, पर 2000 की वैल्यू अब इममटीरियल है। इममटीरियल मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
द अकाउंटेंट विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशन, तो कहा जाएगा अकाउंटेंट सही पोजीशन नहीं दिखा रहा है। यानी कई बार ये जो अप्रोच है कॉस्ट अप्रोच, ये गलत भी हो जाती है, क्योंकि उस एसेट की वैल्यू में बहुत ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं एसेट को, तो ये यूज़र इसके बेस पे सही डिसीजन नहीं ले पाता। यानी स्टेक होल्डर को, ऑनर को पता नहीं चलेगा कि भैया आज तो 1 लाख की है, उससे तो लगेगा कि 2000 की ज़मीन है छोटी सी। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ मशीन ऑन 1 जनवरी 1995 को एक मशीन खरीदी विच प्रोड्यूस 50,000 कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर 2022। यानी वो इनफ्लो मतलब कमा के देगी, वो मशीन पैसा ला के देगी 50,000, यानी लगाने पड़े हैं 1 लाख रुपये 1995 में और वो 50,000 रुपये कमा के दे रही है 2022 में। वाइल मिस्टर वाई इन्वेस्टेड 5 लाख इन अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2005, मिस्टर वाई ने 10 साल बाद 2005 में, आपने 95 में खरीदी एक्स ने मशीन, वाई ने वही मशीन 10 साल बाद खरीदी 5 लाख में, विच प्रोड्यूस 50,000 कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, और वो भी 50,000 ही कमा के दे रही है। मिस्टर एक्स अर्न एट अ रेट ऑफ 50%, क्योंकि मिस्टर एक्स ने परसेंट कैसे निकाल रहे हैं, मिस्टर एक्स ने 1 लाख की मशीन खरीदी 95 में, राइट, उन्होंने 1995 में खरीदी और इस पर वो हर साल 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 50% रिटर्न हुआ, 50% आ गया। वाई ने क्या किया है, मशीन वही 1 लाख की खरीदी है, शायद 5 लाख की, सॉरी वाई की ने 5 लाख की खरीदी है सेम मशीन 2005 में, ये 5 लाख की खरीदी और वो भी 50,000 ही कमा रही हर महीने, ये 10% हुआ, ठीक है। वाई मिस्टर वाई अर्न 10%, एक्स कमा रहा है 50%, वाई कमा रहा है केवल 10%। हु इज़ मोर एफिशिएंट, अब कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि आप मशीन की वैल्यू तो दोनों की बैलेंस शीट में 1-1 लाख की दिखाएंगे, उसकी बैलेंस शीट में 1 लाख की एक्स की, वाई की बैलेंस शीट में 5 लाख की। हु इज़ मोर एफिशिएंट सिंस द असेट आर रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि आप असेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिजल्ट आर नॉट कंपेरेबल, आप रिजल्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अ कोरोलरी टू ए, कोरोलरी मतलब कंक्लूजन, ये ए का कंक्लूजन है, जो ए पॉइंट में पढ़ा उसी का कंक्लूजन है कि जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाती है किसी देश में, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मतलब जिसमें गुड्स और सर्विसेज वैल्यू के दाम बढ़ते हैं और रुपए की जो परचेजिंग पावर है, आपके इंडिया में रुपए चलते हैं, रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो जो क्रय शक्ति है वो गिरती है, तो इससे क्या होता है वैल्यू में बहुत दिन रात का फर्क आ जाता है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाते कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली वैल्यू सही है या दूसरी वैल्यू सही है। मैनी असेट डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट, कई असेट की तो कॉस्ट ही नहीं होती, जैसे ह्यूमन असेट, आपके यहाँ जो की पर्सन काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी वैल्यू रखते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, पर आप उनको मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले दिन से पढ़ लिया था अकाउंट में वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। आप मेरी, जैसे मैं कहीं जॉब करता हूँ और मेरी वैल्यू कैसे नाप सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन की, मैं 10 करोड़ की वैल्यू रखता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में या 1 करोड़ की रखता हूँ, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और एग्जांपल द कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल टू रिकॉग्नाइज सच एसेट, तो आप इन एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। मैनी अदर कंट्रोवर्शियल इशूज़, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इशूज़ होते हैं, विरोधाभास होते हैं, ओपिनियन में डिफरेंस होता है, हैव अराइज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट रिवॉल्व अराउंड, जो आसपास घूमते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के, विच विल बी डिस्कस एट द एडवांस स्टेज, ये आप जब सीए फाइनल में आएंगे, इंटर में आएंगे तब आप ज़्यादा समझेंगे। हाउएवर लेटर ऑन वी शैल सी दैट, हम ये देखेंगे इन मैनी सर्कमस्टेंसेज, बहुत सी परिस्थितियों में द कॉस्ट कन्वेंशन नॉट फॉलो, कॉस्ट कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जाता है, यानी वहाँ मार्केट वैल्यू को यूज़ किया जाता है। तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। गोई कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, हर बिजनेस में यही सोचते हुए अपनी अकाउंटिंग करेगा कि उसका बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा, ये नहीं सोचेगा कि वो कल ही बंद कर रहा है, इसे सारी एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल ही आप बिजनेस बंद कर देंगे तो आपको अपनी एसेट बेच के लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होगा, तो आप अपनी एसेट को फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, फिर तो रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट प्राइस पे ही आप रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी यही पढ़ा आपने। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो जिस एसेट को आप जिस प्राइस पे एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन कॉस्ट बोल लें, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल लें या पास्ट कॉस्ट बोल लें, आप उसी पे लिखेंगे, मार्केट वैल्यू पे कभी भी एसेट रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। पर इससे कई बार प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि कोई किसी पर्सन ने वो एसेट बहुत साल पहले खरीदी, किसी ने बहुत साल बाद खरीदी, तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, यानी एसेट के प्राइस बढ़ रहे हैं पर आप अपनी बुक्स में उस एसेट को बहुत कम वैल्यू पे दिखा रहे हैं, तो कंपैरिजन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ढंग से ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही पोजीशन नहीं दिखाएंगे।
नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नाम से पता चल रहा है वसूल करना। रियलाइजेशन का मतलब है वसूल करना, पैसा आना। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप किसी इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे, तभी आप उसे अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में रियलाइज़ होगी। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मेरा मकान आज मैंने 20 लाख का ख़रीदा और आज 10 साल बाद वो 80 लाख का हो गया, तो ये तो शेख चिल्ली के सपने हुए ना, हिंदी बोलते हैं शेख चिल्ली के सपने। जो हुआ ही नहीं उसको आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं? आप कैसे बोल सकते हैं 60 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया? ये रियलाइज थोड़ी हुआ, वसूल थोड़ी हुआ, कैश में थोड़ी मिला आपको। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो सच में रियलाइज हो जाए चीज़। आप मन से किसी भी चीज़ को बिना किसी फैक्ट के बेस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लोजली फॉलो करता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, फॉलो करता है। यानी कॉस्ट पे दिखाएंगे असेट, आप मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन असेट इज टू बी रिकॉर्डेड। किसी असेट की वैल्यू में तभी रिकॉर्ड को चेंज किया जाएगा इफ व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट, जब वो पैसा आपको मिल जाएगा। व्हेन एन असेट इज रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल लें, एक्विजिशन कॉस्ट बोल लें, पास्ट कॉस्ट बोल लें। जिस वैल्यू पे आपने वो असेट खरीदी थी उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, 5 लाख की कॉस्ट है। इवन इफ इट्स करंट कॉस्ट 15 लाख, पर आज वो असेट मार्केट में 15 की मिल रही है, सच चेंज इज नॉट काउंटेड। पर वो 10 लाख का जो डिफरेंस है आप उसे काउंट नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा अनलेस देयर इज सर्टेनिटी दैट सच चेंज विल मटेरियलाइज। जब तक ये सही निश्चित नहीं हो जाता कि ये 10 लाख रुपए मटेरियलाइज होंगे, सच में मिलेंगे आपको 15 लाख रुपए, तब आप बोल सकते हैं कि 10 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। However, accountant follow a more conservative path. Accountant more conservative सोच मतलब समझते हैं ना, तो बोलते हैं कई बार ये बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत सीमित सोच है इसकी, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। तो आप कंजर्वेटिव सोच को फॉलो करता है अकाउंटेंट। मतलब ये सोच ये बोलती है कि लॉसेस को तो अगर आपको लग रहा है कि कोई लॉस हो सकता है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच भी बोलते हैं, कंजर्वेटिव पाथ भी बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन आपको कह रहा है कि तेरे को 2 महीने बाद मैं ऑर्डर दूंगा, कोई बंदा है वो आपको कह रहा है 2 महीने बाद मैं तेरे को ऑर्डर दूंगा सेल का, और आप जो ऑर्डर उसे डिलीवर करेंगे उससे 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा आपको। वो आपको दे रहा है, कह रहा है कि 2 महीने बाद में एक ऑर्डर दूंगा तेरे को और तू सामान बेचना, और आपको जो सामान बेचेंगे आप उसको, उस ऑर्डर की कीमत बहुत ज़्यादा है, सपोज 100 करोड़ का सामान है, तो आपको 2 करोड़ उस पर प्रॉफिट होगा। तो आप इसे अभी से रिकॉर्ड मार कर सकते हैं क्या? आप ये कह सकते हैं 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया? नहीं ना, क्योंकि तो फ्यूचर में होगा। तो कभी भी आपको प्रॉफिट और इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए अनुमान के आधार पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको कभी भी प्रॉफिट और इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जबकि कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलती है, कोई लॉस हो सकता है फ्यूचर में, या कोई एक्सपेंसेस हो सकता है जिसका अनुमान है आपको, भले वो नहीं भी होगा पर आपको डाउट है कि वो हो सकता है, तो आप उसके लिए अभी से अरेंजमेंट करिए ताकि आपको जोर का झटका धीरे से लगे, जोर से नहीं लगे। जैसे कोर्ट में किसी पर्सन ने आप पे केस कर रखा है, सूट फाइल कर रखा है, सूट फाइल बोलते हैं या केस फाइल, SUIT सूट भी बोल सकते हो, केस फाइल कर रखा है। अगर आप जीत गए तब तो 2 करोड़ रुपये आपको मिलेंगे, और हार गए तो आपको देने पड़ेंगे 2 करोड़। तो जीत गए तो ये 2 करोड़ रुपये मिलेंगे, तो इसको तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स में। पर जो हार गए तो 2 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, तो इसके लिए अभी से व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, अभी से अरेंजमेंट करिए। ये बोलती है कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म पार्ट। दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेज, इन लॉसेज को तो रिकॉर्ड करिए, प्रोबेबल मतलब जो हो सकते हैं, बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन, पर जो गेन हो सकता है उसे रिकॉर्ड मत करिए। दैट इज टू से, कहने का क्या मतलब है, इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट, अनुमान लगाता है, डिक्रीज इन वैल्यू दे काउंटेड, कि किसी चीज़ की वैल्यू गिर सकती है वो काउंट करेगा। बट इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू, और किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, दे इग्नोर इट, वो उसे इग्नोर करेगा अनटिल इट, जब तक कि इट इज़ रियलाइज, जब तक कि वो कैश में वसूल नहीं हो जाती। यानी प्रॉफिट को तभी आप रिकॉर्ड करिए जब वो कैश में वसूल हो जाए, और लॉसेस के लिए आप पहले से ही प्रोविजन बना के चलिए, व्यवस्था करके चलिए। इकोनॉमिस्ट आर हाईली क्रिटिकल अबाउट द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, वो हमेशा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की आलोचना करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग, दिस कॉन्सेप्ट क्रिएट वैल्यू डिस्टॉर्शन, इससे वैल्यू डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है एंड मेक अकाउंटिंग मीनिंगलेस, और अकाउंटिंग मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि आप कह रहे हैं लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लो जो हो सकते हैं, पर इनकम को आप रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, तो ये तो गलत है ना, कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी। एज पर इकोनॉमिक्स वो ऐसा बोल रहे हैं। अब इसको और ढंग से समझने के लिए रीड कर लेते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को क्लियरली।
दिस कॉन्सेप्ट फोकस, ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे फोकस करता है दैट देर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ इनकम, जब तक मतलब इनकम तब तक सर्टेन नहीं मानी जाएगी जब तक आप इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अनटिल जब तक कि अ सेल हैज़ बीन मेड, जब तक कि सेल नहीं हो जाती, एंड हैंस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, पैसा नहीं आ जाता, शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट अनलेस इट इज़ एक्चुअली रियलाइज। और आप असेट को भी तब की वैल्यू को भी जो इंक्रीज हो गई असेट की वैल्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो पैसा कैश में वसूल नहीं हो जाता। यानी सेल जब तक नहीं हो जाती आप किसी चीज़ को इनकम नहीं मानेंगे, और किसी एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज होता है आप उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो पैसा मिल नहीं जाता, यानी वो एसेट बिक नहीं जाती है एक्चुअल में। सो टाइम टू टाइम फिक्स एसेट मे बी रिवैल्यूड, इसलिए आपको फिक्स एसेट को टाइम टू टाइम रिवैल्यूड करना चाहिए क्योंकि प्राइस बदलते रहते हैं मार्केट में पीरियोडिकली। बट इफ रिवैल्यूएशन हैव बी डन, अगर रिवैल्यूएशन किया जाता है फॉर सेलेक्टिव एसेट मे लीड टू अनरिप्रेजेंटेटिव मिसलीडिंग अमाउंट बीइंग रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी ध्यान में देने की बात है, जैसे मान लीजिए आप एसेट का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 5 मशीनें हैं, इसमें से 2 मशीन का तो आप रिवैल्यूड प्राइस दिखा रहे हैं कि भाई ये मशीन की वैल्यू बढ़ गई, और 3 मशीनों का रिवैल्यूशन ही नहीं कर रहे हैं, यानी आप इन 3 मशीनों की आज की मार्केट वैल्यू पता ही नहीं कर रहे, तो गलत है ना। अगर आप रिवैल्यूशन कर रहे हैं, आप मार्केट वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो आप 5 मशीन का रिवैल्यूशन करिए। ऐसा थोड़ी होगा कुछ एसेट का करेंगे कुछ एसेट का नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट कैसे पता चलेगा सही में। दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट शुड बी डन ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑल मशीन शैल बी रिवैल्यूड रादर देन अ सिंगल मशीन। एक मशीन का रिवैल्यूएशन मत करिए, आप सारी मशीन का रिवैल्यूएशन करिए। एग्जांपल दे रखा है आपका 443 पेज पे। मिस्टर एक्स परचेज अ पीस ऑफ लैंड ऑन 1 जनवरी 1995 को पीस ऑफ लैंड खरीदा 2000 रुपये का, ठीक है, असेट है। इट्स करंट मार्केट वैल्यू 102, और आज इस असेट की वैल्यू 2022 में 2022 में 102 है। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट ₹2000, के अकाउंटेंट को 2000 पे शो करनी चाहिए इस प्राइस को, लैंड को। अगर वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है तब तो ऑब्वियसली 2000 पे शो करेगा लैंड को। कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने कि जिस प्राइस पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया आप उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इग्नोर 1 लाख, जो 1 लाख इंक्रीज हो गया, 2000 की थी 1,02,000 की हो गई, तो 1 लाख से वैल्यू बढ़ गई, इसे इग्नोर करेंगे। वैल्यू इंक्रीज सिंस इट इज़ नॉट रियलाइज। इफ ही डज, तो अगर वो ऐसा करता है तो फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे दिखेगी, कैपिटल 2000 रुपये और लैंड भी 2000, क्योंकि पैसे से तो खरीदी होगी, कैपिटल ऑनर ने दिया होगा। इज इट प्रॉपर टू शो इट इन फॉर्म में, क्या ये सही है गलत, ऐसा होगा तो गलत है ना। 2000 रुपये आज क्या वैल्यू रखते हैं, आपने पढ़ा था मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि उन्हीं चीज़ों को आप असेट के तौर पे रिकॉर्ड करें, पढ़ेंगे भी जिनकी वैल्यू वर्थ रखती हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है। 2000 रुपये तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, तो ये सही नहीं है। आपको असेट को पूरी सही वैल्यू पे दिखाना चाहिए, और कैपिटल हो गई 2000, और ये अनरियलाइज गेन आप ऐसे शो कर देंगे, अनरियलाइज गेन है 1 लाख। रियलाइज कब होगा, जब ये असेट सच में बिकेगी, अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है तो आपने इसे ऐसे शो कर दिया। नाउ अ डेज द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट बिकम अ वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। आजकल रिवैल्यूएशन करना बहुत नॉर्मल बात हो गई है, क्योंकि एसेट की वैल्यू में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं। व्हेन द चेंज इन वैल्यू इज ऑफ परमानेंट नेचर, जब वो परमानेंट नेचर का होता है, अकाउंटेंट एडजस्ट सच वैल्यू चेंज थ्रू द क्रिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। आप रिवैल्यूएशन का रिजर्व बनाते हैं, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा, और लॉस होगा तो भी रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। दस द गोइंग कंसर्न, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, गिव्स द वैल्यूएशन क्राइटेरिया, आपको वैल्यूएशन क्राइटेरिया देते हैं कि कोई एसेट है जिसकी वैल्यू में चेंजेस हुआ है और बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, तो आप उस एसेट को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करिए, मार्केट वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करिए, ना कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे। अगर आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तभी वो ट्रू पिक्चर पता चल पाएगी कि वो एसेट क्या कितने की है। हाँ, जो पैसा नहीं वसूल हो रहा, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसे आप अनरियलाइज गेन के नाम से दिखा दीजिए, क्योंकि ये पैसा गेन कब होगा, जब एक्चुअल में ये एसेट बिक जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।